हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे एसआर बीएससी क्लासेस में, जो कि सुमित राणा बीएससी क्लासेस के नाम से जाना जाता है, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने जो अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे लिए बना के रखा है, कृपया इसको इसी तरीके से बना के रखें। और यहाँ पर एक बहुत जल्द ही हम लोग एक बहुत बड़ी सीरीज लेकर के आने वाले हैं, जो आप लोगों के बीच में पहुंचेगी। और जितने भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे यूट्यूब पे बच्चे जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत आभार और स्वागत है। कृपया आप यूट्यूब पर अगर हैं और अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन एसआरबीएससी क्लासेस लोड नहीं किया है तो उसको लोड कर लें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम हैं। और हम हैं तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं। बस आपका सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। जैसा कि डिमांडिंग में बहुत ज्यादा चल रहा है कि सर जूलॉजी का थर्ड सेमेस्टर लेकर के आइए, जो हमारे यूपी स्टेट के बच्चे हैं। ठीक है, यूपी के जो हमारे बच्चे हैं, यूपी में चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे हम कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे हम एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी की बात करें, किसी भी यूनिवर्सिटी की यहाँ पर, या डीडीयू यूनिवर्सिटी है ना, गोरखपुर, कहीं की भी हम बात कर लें, तो यहाँ पर जो सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर लॉन्च किया गया है, ये बेसिकली सेम है। एक तरीके से मैंने देखा, यहाँ पर मैंने सिलेबस मैच किया है तो वो एक सेम सिलेबस ही माना जा रहा है, क्योंकि मैंने बॉटनी का जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस देखा है वो कानपुर यूनिवर्सिटी और एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी बिल्कुल सेम है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात है कि जो थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का है ये भी बिल्कुल सेम ही होगा। और यहाँ पर जो हम लोगों का स्ट्रक्चर, जो हम लोगों का पेपर है, या थर्ड सेमेस्टर का जो पहला पेपर या जो जूलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड है। हालांकि यहाँ पर जो सिलेबस है वो मैंने कंप्लीट अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स, इसमें यही सब पढ़ना है, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि शुरुआत की जो 4 यूनिट 5 यूनिट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 यूनिट। 5वीं यूनिट जो आपकी यहाँ पर आ रही है वो जाहिर सी बात है टेक्निक्स के ऊपर है, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है, जिसमें माइक्रोस्कोपी वगैरह को पढ़ना है। स्पेशली अपन लोगों को यहाँ पर जो 4 यूनिट हमारी हैं उनको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद में सब थ्योरेटिकल पोर्शन है तो धीरे धीरे देख लेंगे। हाँ, जो लास्ट यूनिट हमारी है वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पर हम लोग ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जीन रेगुलेशंस, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली यूनिट जो हमारी है वो है प्रोसेस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है, इसके बारे में समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को यहां पर समझना है आरएनए पॉलीमरेज, जिसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, आएगा, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ भी है और इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा भी। तो पहला लेक्चर जो हमारा यहां पर जाएगा वो रहेगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के अंतर्गत आरएनए पॉलीमरेज। देखिए, ट्रांसलेशन को समझने से पहले हमको यहां पर आरएनए पॉलीमरेज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरएनए, देखिए, पॉलीमरेज, पॉलीमरेज कहने का एज टर्म आ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है ये एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम है, एक स्पेशल टाइप का एंजाइम है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में सहायता करेगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या है एक्चुअल में? ट्रांसक्रिप्शन कहने का मतलब होता है डीएनए से एमआरएनए का बनना। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए का बनना, दिस प्रोसेस आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन कहने का मतलब क्या हुआ? आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। और इन दोनों फेजेस में, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे ट्रांसलेशन हो, दोनों फेजेस में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब ये दो जगह पाया जाता है, एक तो प्रोकैरियोट सेल्स में पाया जाता है, दूसरा यूकैरियोट सेल्स में पाया जाता है। अब प्रोकैरियोट में कैसा है, यूकैरियोट में कैसा है, ये तो हम लोग देखेंगे ना। तो फटाफट हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, या इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? आरएनएपी। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज को आरएनएपी के नाम से भी जानते हैं। ये है क्या? ये एंजाइम है। ये क्या है? एंजाइम है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो हेडिंग डाल दी सभी लोग, आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज के अंतर्गत यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, तो कृपया थोड़ा सा धैर्य बना करके साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलिए, तो वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आप सभी के लिए। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहां पर हमको समझना है आरएनए पॉलीमरेज में, कि जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, राइट, जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये एक मल्टी सब यूनिट होता है। किसका? एंजाइम्स का। किसका सब यूनिट होता है? किसका मल्टी सब यूनिट होता है? एंजाइम्स का होता है। तो फटाफट लिखना शुरू कर देती है। पहला पॉइंट लिख लीजिए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज मतलब यहां पर आरएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आगे क्या लगा हुआ है? पॉलीमरेज। ठीक है, तो आरएनएपी हो गया ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज या आरएनएपी, राइबोन्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज या आरएनएपी एक प्रकार का मल्टी सब यूनिट
एक प्रकार का मल्टी सब यूनिट ऑफ एंजाइम होता है, एक प्रकार का मल्टी सब यूनिट ऑफ एंजाइम होता है, राइट। इस बात को याद रखिएगा, ये एक प्रकार का क्या है, मल्टी सब यूनिट ऑफ एंजाइम माना जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, यह डीएनए टेम्पलेट, यह डीएनए टेम्पलेट से सिंथेसाइज्ड होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये बनता किससे है, ये डीएनए से बनता है। जैसे कि अगर अपन लोग बात करें एक डीएनए की, हम लोग बात करें लाइक मान लो ये डीएनए है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है, और इसका अपोजिट डायरेक्शन जो होगा वो कैसा होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जैसे कि डीएनए की जो पोलरिटी होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में होती है, इस बात को याद रखना। इधर से किधर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। और यहां पर क्या पाए जाएंगे, नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस पाए जा रहे हैं डीएनए में। और इन्हीं नाइट्रोजनस बेसिस से क्या बनेगा, आपका एमआरएनए बनेगा। तो ये डीएनए है, और डीएनए से ही क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए यहां पर जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज एंजाइम है, ये क्या करेगा, आरएनए को बनवाता है, आरएनए को क्या करता है, बनवाता है। लेकिन एक खास बात है, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, ये आरएनए बनवाते समय जो है ना, वहां पर थोड़ा सा सपोर्ट करेगा आरएनए को बनाने में। लेकिन कहो कि पूरा आरएनए बनाए तो नहीं भाई, समझिएगा, ये सिर्फ क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, किसी चीज को बनाने में क्या करता है, सपोर्ट करता है। जैसे आपको आपके माता पिता क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर देते हैं, और आप पढ़ लिख करके एक अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बन सकते हैं। बहुत अच्छा है यार, कुछ भी कहने का मतलब क्या है कि हर कोई बच्चा डॉक्टर इंजीनियर थोड़ी बनता है, वो कुछ भी बनता है जाकर के, कुछ भी कुछ भी कहने का मीनिंग समझ लो, कुछ भी कहने का मतलब वो डॉक्टरी लाइन में जा सकता है, या टीचिंग लाइन में जा सकता है, या तो वो किसी क्लर्क बन सकता है ना, डीएम बन सकता है, या दरोगा बन सकता है, या आप जानते हैं सिपाही बन सकता है। तो माता पिता तो आपको क्या करते हैं, पुश करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है, आरएनए को बनाने में सहायता करता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है, यह डीएनए टेम्पलेट सिंथेसाइज्ड होता है, या डीएनए टेम्पलेट से सिंथेसाइज होता है, मतलब डीएनए में एक टेम्पलेट फॉर्म होगी, एक कौन सी होगी, टेम्पलेट फॉर्म होगी, और एक नॉन टेम्पलेट फॉर्म होगी, नॉन टेम्पलेट फॉर्म। टेम्पलेट फॉर्म से क्या करता है, बनता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इस टेम्पलेट को देख करके, इस टेम्पलेट को देख करके एमआरएनए में क्या होता है, कोडिंग होता है। एमआरएनए में क्या होता है बच्चा, कोडिंग होता है, और इसी कोडिंग में सहायता करने में कौन आता है, आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, अच्छा इसी में लिख लीजिए, होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन, जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में एक कैटलाइजर, यानी कि काटने वाला, एक कैटलाइजर की तरह कार्य करता है। एक कैटलाइजर की तरह क्या करता है बच्चा, कार्य करता है, राइट, कैटलाइजर की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह एंजाइम जीवन के लिए, यह एंजाइम जीवन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जीवन के लिए क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सभी ऑर्गेनिज्म, मतलब वायरस सहित, वायरस ऑर्गेनिज्म नहीं है, वायरस पार्टिकल है, वायरस क्या है, पार्टिकल है। लेकिन इस वायरस पार्टिकल में भी आरएनए पॉलीमरेज का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। आरएनए सॉरी वायरस सहित में पाया जाता है, ऑल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो यहां तक समझ में आया बच्चों। मैंने बताया कि जो राइबोन्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ये एक मल्टी सब यूनिट ऑफ एंजाइम होता है। प्रोकैरियोट्स में ये सिंगल फॉर्म में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट में सब यूनिट यहां पर सिंगल यूनिट होगी, एक ही यूनिट का बना होगा, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स की बात करें तो वहां पर मल्टी सब यूनिट्स में पाया जाता है, और प्रोकैरियोट में जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये एक ही होता है। लेकिन यूकैरियोट में ये 3 प्रकार के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आगे बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, या नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए यहां पर सभी लोग, फीचर्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इसके क्या क्या फीचर्स हैं, हेडिंग डाल दो, फीचर्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, फीचर्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। इसके फीचर्स क्या है, तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, यह ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए सीक्वेंस
को, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए सीक्वेंस को आरएनए सीक्वेंस में कॉपी करता है। कॉपी करने का कार्य करवाता है। करवाता है। तो आरएनए सीक्वेंस में कॉपी करने में या करवाने का कार्य करता है। ठीक है, कॉपी करने का कार्य करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। डीएनए में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। अब आपको पता है कि जो डीएनए होता है, इस डीएनए में एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जाती है। तो जो डीएनए में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसकी अगर अपन लोग बात करें तो डीएनए में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को न्यू सिंथेसिस एमआरएनए, यानी कि जो नया बना हुआ एमआरएनए है, में कॉपी करने का कार्य करता है। कॉपी करने का कार्य करता है। बात वही आ गई। तथा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को भी क्या करता है बच्चा? कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट, आरएनए पॉलीमरेज में स्पेशल बॉन्ड प्रोटीन की सहायता से डीएनए कॉइलिंग को सेपरेट करता है। समझिए, आरएनए पॉलीमरेज जो है ये स्पेशल बॉन्ड्स जो होते हैं प्रोटीन्स की सहायता से, ये स्पेशल बॉन्ड किसके? डीएनए में जो स्पेशल बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं, उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को भी क्या करता है? सेपरेट करने का काम करता है। यानी कि जो डीएनए स्ट्रैंड है, उन डीएनए स्ट्रैंड को ये अलग करेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड में चेंज करने का काम करवाता है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आरएनए पॉलीमरेज वह एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज वह एंजाइम होता है, फटाफट लिखिए, साथ के साथ लिखते चलें, होता है जो कि डीएनए सीक्वेंस को आरएनए सीक्वेंस में कॉपी करता है। डीएनए सीक्वेंस को आरएनए सीक्वेंस में कॉपी करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्ट्रक्चरल फॉर्म में डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्म से डिफरेंट होते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में इनका रोल या फंक्शन है ना सेम होता है। समझ रहे हो? मैंने कहा यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो स्ट्रक्चरली सेम होता है, चाहे वो यूकैरियोटिक का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो या प्रोकैरियोटिक का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो, दोनों स्ट्रक्चरली क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में स्ट्रक्चरली क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में यानी कि जो डीएनए से एमआरएनए बना है उस प्रोसेस में ये सेम तरीके से काम करता है। भाई प्रोकैरियोट में भी तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा, तो काम कैसा हो गया? समान हो गया। और यूकैरियोट में भी डीएनए से एमआरएनए बनेगा, तो वहां पर भी काम कैसा हो गया? सेम हो गया। लेकिन स्ट्रक्चरली अगर आप इनको देखें तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर कैसे होते हैं? अलग अलग स्ट्रक्चर वाले होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं। प्रोकैरियोट में सिंगल आरएनए पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोट की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार के या 3 से ज्यादा 4-5 प्रकार के भी होते हैं, अगर हम प्लांट्स को भी इंक्लूड करें तो। ठीक है, वैसे तो बेसिकली एनिमल्स में 3 टाइप के ही आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन का फॉर्मेशन कराने में सहायता करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बस यही इतना ही रखिए। इसके बाद में हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हेडिंग डाल दीजिए, टाइप ऑफ आरएनए
पॉलीमरेज, टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना, ये दो प्रकार का हो सकता है, ये दो प्रकार का हो सकता है। कैसे? एक तो प्रोकैरियोटिक, समझिएगा, एक तो प्रोकैरियोटिक होगा, दूसरा यूकैरियोटिक। अगर हम प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो ये सिंपल टाइप का होता है। कैसा होता है? सिंपल टाइप का होता है। और यहां पर ये एडवांस टाइप का होता है। ठीक है, सिंपल टाइप का, ये एडवांस टाइप का है। तो हेडिंग डाल दीजिए प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। हेडिंग डाल दीजिए प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। क्या है ये? एंजाइम है, कंफ्यूज नहीं होना, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है। चलिए, इसमें पहली बात लिख लीजिए, पहली बात लिखनी है बच्चों, लेकिन इनके आरएनए मॉलिक्यूल्स, इनके आरएनए मॉलिक्यूल में, इनके आरएनए मॉलिक्यूल में दो मुख्य डोमेन, दो मुख्य डोमेन व 5 सब यूनिट्स, सब यूनिट्स पाई जाती हैं। यानी कि जो यहां पर आरएनएपी है प्रोकैरियोट में, इसमें दो क्या होंगे? मेन डोमेन होगा, ठीक है, दो मुख्य भाग होंगे, और 5 क्या होंगी इसमें? 5 सब यूनिट्स इसमें पाई जाती हैं। इस बात को याद रखना। तो दो क्या हो गए? दो मेन डोमेन हो गए और 5 सब यूनिट हो गई, 5 सब यूनिट हो गई। राइट, इतना समझ में आया? चलो, अब यहां पर अगर अपन लोग डोमेन की बात करें तो डोमेन दो प्रकार का है। एक तो यहां पर कोर होगा, कोर होगा, और दूसरा होलो एंजाइम होगा। देखिए बच्चों, किताब के माध्यम से अगर आप चलेंगे तो वहां पर बड़ा कंफ्यूजिंग है, और कुछ किताबों में गलत भी लिखा हुआ है। ये मैं जो पढ़ा रहा हूं ये पूरा निचोड़ है एक तरीके से, ठीक है, ये पूरा निचोड़ है। तो दो डोमेन हो गए, एक तो क्या हो गया? मेन डोमेन में कोर आता है, दूसरा होलो एंजाइम आता है। अब कोर जो होता है पार्ट, वो किसका बना होता है? तो कोर जो होता है ये करीबन करीबन 4 से 5 सब यूनिट का बना होता है। कोर जो होता है ये 5 सब यूनिट का बना होता है। और होलो एंजाइम क्या होता है? इस पांचों सब यूनिट से जब सिग्मा सब यूनिट या ओमेगा सब यूनिट आकर के, सॉरी, सिग्मा सब यूनिट आकर के बाइंड करता है, तब ये क्या कहलाता है? होलो एंजाइम कहलाता है। बहुत सिंपल है। देखिए कोर क्या है? कोर क्या है? कोर मेन पार्ट है जिसमें आपकी 5 सब यूनिट्स आती हैं, 5 सब यूनिट्स आ रही हैं, ठीक है। और होलो एंजाइम क्या है? होलो एंजाइम क्या है? होलो एंजाइम क्या है? जिसमें सिग्मा, सिग्मा फैक्टर, ये सिग्मा का सिंबल है, ठीक है, इसको इस तरीके से सिंबलाइज किया जाता है, सिग्मा फैक्टर इन पांचों सब यूनिट में, इन पांचों सब यूनिट में ओमेगा, ओमेगा सब यूनिट से, ओमेगा सब यूनिट से बाइंड करने के बाद बनता है, बाइंड करने के बाद बनता है। तो मैंने क्या बताया? कोर क्या है? कोर 5 सब यूनिट से मिलकर के बना है। होलो एंजाइम का इन पांचों सब यूनिट में जो सिग्मा फैक्टर है वो इन पांचों सब यूनिट में ओमेगा सब यूनिट से बाइंड करने के बाद बनता है। तो होलो एंजाइम क्या होता है? होलो एंजाइम यहां पर सिग्मा फैक्टर के जुड़ने से बनता है। अच्छा, हम जो यहां पर सब यूनिट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं भाई, है ना। जो सब यूनिट है यहां पर उनकी बात कर लेते हैं। तो कोर तो हमने देख लिया, दूसरी बात है किसकी? सब यूनिट की, सब यूनिट। तो सब यूनिट यहां पर, सब यूनिट यहां पर डिफरेंट टाइप की हैं, 5 प्रकार की हैं, जिसमें से मैं यहां पर इस तरीके से लिखता हूं, जिसमें से जो दो सब यूनिट होती हैं इनको अल्फा सब यूनिट कहते हैं, जिसमें से दो अल्फा सब यूनिट होती है। दो कैसी होती हैं? अल्फा सब यूनिट्स हैं। लाइक इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, और ये सिंबल क्या कहलाता है? अल्फा कहलाता है। अल्फा, बीटा, ओमेगा, गामा, पढ़ा होगा ना, अल्फा बीटा सिंबल है। तो जिसमें दो अल्फा सब यूनिट होती हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, अगर हम लोग मोल वेट की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, तो ये करीबन 36 किलो डाल्टन होता है, 36 किलो डाल्टन, ठीक है, 36 किलो डाल्टन दोनों सब यूनिट्स का होता है, जिसको हम
अल्फा एंड अल्फा प्राइम या अल्फा 1 या अल्फा डैश के रूप में भी समझ सकते हैं। इन दोनों का जो सब यूनिट होता है वो सेम होता है, इसलिए इसको हम लोग अल्फा सब यूनिट मानते हैं। तो दो अल्फा सब यूनिट होती हैं, दो क्या होती हैं? अल्फा सब यूनिट होती हैं। और एक बीटा प्राइम, एक बीटा सब यूनिट होता है। एक कैसी होती है? बीटा सब यूनिट, वन बीटा सब यूनिट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो करीबन 150 किलो डाल्टन होता है। 150 किलो डाल्टन, किसका? बीटा सब यूनिट का। ठीक है। और दूसरी जो होती है, तीसरी जो होती है, उसको हम लोग बोलते हैं बीटा प्राइम। एक होती है बीटा प्राइम सब यूनिट। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 155 किलो डाल्टन, 155 किलो डाल्टन होता है। और इनमें सबसे स्मॉलेस्ट जो होती है, सबसे स्मॉलेस्ट, याद रखिएगा, स्मॉल साइज, तो सबसे स्मॉल साइज की यहां पर होती है उसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा। स्मॉल साइज ओमेगा, ठीक है, ओमेगा सब यूनिट होती है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना बच्चा, वो तय नहीं है और बहुत कम ही होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बहुत कम होता है, इसलिए यहां पर दिया नहीं गया। तो जो सबसे स्मॉल सब यूनिट होती है वो कौन सी होती है? ओमेगा। और ये जो पांचों की पांचों हैं, देखो, एक ये हो गया, ठीक है, एक यूनिट कौन सी? ये वाली हो गई, दूसरी ये वाली हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई। ये पांचों की पांच सब यूनिट्स क्या कर रही हैं? कोर का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन कर रही हैं? कोर फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है। तो अगर हम इनका अटैचमेंट देख लें, अगर हम इनका अटैचमेंट देख लें तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मान लो यहां पर एक बीटा सब यूनिट है और एक बीटा प्राइम सब यूनिट है, क्योंकि इसका थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। ठीक है। और यहां दोनों तरफ क्या है? अल्फा अल्फा है, अल्फा अल्फा है। और यहां सेंटर में यहां पर बीच में क्या पाया जा रहा? ओमेगा, सबसे छोटा, सबसे छोटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबसे छोटा। मान लो ये ओमेगा है, राइट, ये क्या है? ओमेगा है। तो आप देखेंगे ये वाला ओमेगा है, ये बीटा प्राइम है, ये बीटा है, और बोथ एंड्स पर अल्फा अल्फा मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। ये जो मॉडल बना, ये एक्चुअल में जो मॉडल बना, ये क्या है? ये कोर है। तो हम कह सकते हैं अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक RNA polymerase showing associated 5 peptides सब यूनिट्स। ठीक है। तो इसमें 5 पेप्टाइड सब यूनिट हैं, जिसमें 2 अल्फा है, एक बीटा है, एक बीटा प्राइम है, और एक ओमेगा है। ठीक है। ये पांचों की पांचों सब यूनिट जब किससे बाइंड कर जाती है? सिग्मा से बाइंड कर जाती है। किससे बाइंड कर जाती है? सिग्मा से। और ये पांचों की पांचों यूनिट क्या बना रही है? कोर पार्ट बना रही है, कोर पार्ट बना रही है। अब मैं एक नोट पॉइंट यहां पे लिखूंगा थोड़ा सा, जिसको आपको समझना है। नोट पॉइंट लिख लीजिए। देखिए लिखा है, जब इस कोर पार्ट से, जब इस कोर पार्ट में करिए, जब इस कोर पार्ट में स्मॉल साइज ओमेगा सब यूनिट से सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है, सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है, तब यह होलो एंजाइम कहलाता है। तब ये क्या कहलाता है? होलो एंजाइम कहलाता है। 2 पार्ट हो गए, एक तो कोर वाला हो गया, दूसरा होलो एंजाइम हो गया। समझते हैं भाई? समझते हैं। मैंने बताया इसमें एक तो बीटा और दूसरा बीटा प्राइम। ठीक है। एक बीटा हो गया, दूसरा बीटा प्राइम हो गया। मान लो ये वाला बीटा है और ये वाला बीटा प्राइम है, और बीच में कोर पार्ट जुड़ा हुआ है।
सपोज दैट मैंने थोड़ा डिटेल में अच्छे से बनाने का प्रयास किया है। ये कोर पार्ट जुड़ा हुआ है और बोथ साइड पे क्या लगे हुए हैं आपके अल्फा, ठीक है, इस राइट, ये क्या है अल्फा, तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ठीक है, और ये वाला क्या है, ये बीटा है, बीटा प्राइम है, और ये कौन सा है, ये ओमेगा है, और यहीं पर एक सिग्मा फैक्टर आकर के क्या करेगा, ऐड कर जाता है। कौन सा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, लाइक दैट। मान लो ये आया और यहां पर बाइंड कर गया इस, ठीक है, ये क्या कर गया, बाइंड कर गया, और ये क्या है, सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। और इस सिग्मा फैक्टर के बाइंड करने के बाद में क्या बन जाता है भैया, होलो एंजाइम बन जाता है। दिस इज होलो एंजाइम, ठीक है। और आप देखें तो ये 5 यूनिट का होता है, बट ये 6 यूनिट का होता है। इसमें आपको पता है 2 कैसी होती है अल्फा, एक कैसी होती है बीटा, एक कैसी होती है बीटा प्राइम, और एक क्या है यहां पर ओमेगा, और एक यहां पर आ गया सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। देखिए सिग्मा फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है भाई साहब, राइट, समझिएगा। सिग्मा जो फैक्टर है यहां पर, सिग्मा फैक्टर कोई ऐसा वैसा मत समझ लेना इसको, इसका बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है, ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट कराता है। दैट मींस इनिशिएशन का जो प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन 3 प्रोसेस में कंप्लीट होता है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है कि जो सिग्मा फैक्टर होता है, ये सिग्मा फैक्टर एक उचित स्थान को ढूंढता है डीएनए में, और वहां पर जाकर के ऐड हो जाता है एमआरएनए के बनने तक, ठीक है। तो जब 6-7 अच्छा लगातार जुड़ा भी नहीं रहता, ये स्टार्टिंग करा देता है, इनिशिएट करा देता है, शुरुआत करा देता है कि ट्रांसक्रिप्शन होगा। समझिए, जैसे ये जुड़ेगा तो 6 से 7 न्यूक्लियोटाइड जैसे बन जाते हैं, फिर उसके बाद में ये डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चलता रहेगा। खास बात क्या है कि सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन कराता है, पॉलीमरेज एंजाइम ना ही तो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर सकता है और ना ही खत्म कर सकता है। तो सिग्मा फैक्टर क्या करता है, इसको स्टार्ट करता है। अब बात आती है खत्म करने की, तो जाहिर सी बात है हमने स्टार्ट कर दिया, खत्म हम थोड़ी ना करेंगे, खत्म दूसरा एंजाइम आकर के करेगा, ये दूसरा फैक्टर आकर के करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉ फैक्टर। क्या बोलते हैं, रो फैक्टर। तो जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला भाई गॉड। बस आप धैर्य बना करके हमारे साथ जुड़े रहो यार, जुड़े रहो, अपना सपोर्ट बनाए रखो, और एक एक पॉइंट और एक एक बात जो यहां पर हम लोग बताते चलो उसको लिखते चलो, और हर एक वीडियो को बार बार रिपीट करते हुए देखते चलो, इससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है मेरे बच्चों, ठीक है। अब बात आती है सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर क्या है ना, चलो हेडिंग डाल दो, सिग्मा फैक्टर। छोड़ेंगे कुछ नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या रहेगा, सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। ये है कुछ नहीं, बस इसको पढ़ना है सिग्मा फैक्टर को अलग से, ठीक है, सिग्मा फैक्टर को अलग से पढ़ना है बस, और कुछ नहीं है यार। देखो पहला पॉइंट, यह फैक्टर डीएनए पर, यह फैक्टर डीएनए स्ट्रैंड पर, डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड पर, डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड पर इनिशिएशन, इनिशिएशन करने का मतलब होता है प्रारंभन, ठीक है, प्रारंभन, इनिशिएशन, प्रारंभन या स्टार्टिंग, क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग, इनिशिएशन या स्टार्टिंग को पहचानने का कार्य, को पहचानने का कार्य करता है। जहां पर स्टार्टिंग होगा वहां पर ये जाकर के क्या करता है, जुड़ जाता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में मैं फिर अगेन रिपीट करूंगा, जो आप बुक्स लेकर के आए हैं उन बुक्स में बहुत डिटेल में और कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो आपके समझने के परे हैं। ये क्लासेस आपके लिए बहुत बेनिफिट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम एक एक पॉइंट छांट के लेकर के आए हैं, बहुत बढ़िया से समझ करके लेकर के आए हैं आपको समझाने के लिए, और जो एक्चुअल बात है उसको बताने के लिए लाए। वहां पर कुछ गलत भी लिखा हुआ है तो पूरा किताब से ना पढ़ें, ठीक है। हाँ, कुछ अच्छे प्रकाशंस की, पब्लिकेशंस की जो बुक है उनको आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जरूरत नहीं है हमारे नोट्स पढ़ने के बाद में आपको किसी और प्रकाशन को पढ़ने की, हम खुद मेहनत कर रहे हैं भाई। अच्छा, सिग्मा फैक्टर का सिंबल क्या होता है, तरीके से होता है, ठीक है। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, या यानी इस करो, इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से, इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर प्रारंभन प्रोसेस को कराता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में इस आरएनए, इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से सिग्मा फैक्टर अटैच होकर, ऐसे लिखें, अटैच होकर
प्रारंभन मतलब इनिशिएशन की क्रिया को स्टार्ट करवाता है, ठीक है। तथा इसके बाद यह सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है, मतलब 6 से 7 जैसे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे, ये सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, अलग हो जाता है। तथा एमआरएनए स्ट्रैंड अपनी लंबाई में ग्रोथ करता है। ये पूरा नहीं करवाता भाई, क्या होगा अगर सिग्मा फैक्टर जुड़ा रहे, तो एमआरएनए स्ट्रैंड बहुत ज्यादा बन जाएंगे, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो एमआरएनए स्ट्रैंड बहुत ज्यादा लंबा ना हो, बस ये क्या करता है, स्टार्ट करा देता है, और एक प्रोसेस में, एक टाइम पीरियड में आकर के उसको रॉ फैक्टर के द्वारा बंद करा देता है। मतलब कितनी प्रोटीन बननी है, इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद, मतलब कहां इंफॉर्मेशन आ रही है, डीएनए, अरे यार समझो, ये हमारा डीएनए है, ये हमारा क्या है, डीएनए। इस डीएनए में क्या छुपी हुई है, इंफॉर्मेशन। क्या छुपा है, इंफॉर्मेशन। मान लो प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन है। अब डीएनए कहां पाया जा रहा है, डीएनए पाया जा रहा है न्यूक्लियस में। डीएनए कहां पाया जा रहा है, न्यूक्लियस में। प्रोटीन सिंथेसिस कहां होगा, साइटोप्लाज्म में। क्या साइटोप्लाज्म जो है वो पागल आगल है क्या कि प्रोटीन बनाना शुरू कर दे। भाई आपको जब तक आपके माता पिता निर्देश नहीं देते हैं कि तुमको ये काम करना है, तब तक क्या वो काम आप करते हो क्या, भाई बताओ, तब तक क्या वो काम आप करते हो क्या। मरते मर जाएंगे लोग, आप नहीं करोगे, नहीं करते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है कि यहां पर भी यही है कि डीएनए के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन कराने की इंफॉर्मेशन छिपी है, लेकिन डीएनए के अंदर डीएनए खुद प्रोटीन नहीं बना पाता। क्यों, क्योंकि वो तो राजा आदमी है। अब जाहिर सी बात है, आप घर में बड़े हैं तो आप खुद पानी लेने जाओगे पीने के लिए, और आपसे छोटे छोटे भी घर में, आप अकेले तो कोई बातें नहीं, लेकिन छोटे छोटे और भी बच्चे लोग हैं अगर घर में, तो आप क्या करोगे, मुझे एक गिलास पानी ले आओ, ए छुटकू एक गिलास पानी ले आओ, बेटा पानी ले आओ, ये तो बोलते हो। तो आप क्या करते हो, आपने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन किसे दी, इंफॉर्मेशन दी छोटे भाई को। छोटा भाई क्या कर रहा है, जा रहा है कहां तक, नल तक, ग्लास लेकर के, खाली हाथ नहीं, चुल्लू में लगा नहीं पिलाएगा, ग्लास लेके गया, पानी भरा, और पानी भर के ला करके आपको दिया। तो यहां पर जो इंटरमीडिएट का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, पानी और आपके बीच में इंटरमीडिएट का काम कौन कर रहा है, आपका छोटा भाई। यहां पर भी डीएनए को प्रोटीन चाहिए या बॉडी को प्रोटीन चाहिए, ये डीएनए बताएगा किसको, साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले, सॉरी प्रोटीन बनना है, तो ये इंफॉर्मेशन किसको बताएगा, एमआरएनए को। सपोज दैट मान लो यहां पर एमआरएनए बना, तो डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी प्रोटीन सिंथेसिस कराने की, वो एमआरएनए के अंदर क्या कर दी जाती है, बाइंड कर दी जाती है, या क्वाइल कर दी जाती है, या कॉपी कर दी जाती है। तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन हो गई कॉपी। अब ये जो छोटा भैया है, ये बड़े भैया की आदेश मान करके न्यूक्लियस से बाहर निकल करके जाता है कहां, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में ये जो एमआरएनए स्ट्रैंड है, एमआरएनए स्ट्रैंड है, इस एमआरएनए स्ट्रैंड पर पहले स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आकर के अटैच होता है। यहां पर कोडोन्स पाए जाते हैं। इन कोडोन्स के ऊपर अमीनो एसिड आकर के ऐड होता है। मतलब अमीनो एसिड A1, अमीनो एसिड A2, A3, A4, A5, A6, A7, इस तरीके से 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स आकर के बाइंड कर जाएंगे और एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन जाता है। और ये कौन बनवा रहा है, राइबोसोम बनवा रहा है भैया। क्या बनवा रहा है, राइबोसोम्स बनवा रहा है। किस पे बनवा रहा है, एमआरएनए के ऊपर बनवा रहा है। और भी खास बात है क्या कि यहां पर एमआरएनए स्ट्रैंड के साथ साथ टीआरएनए, आरआरएनए भी होता है, ठीक है। वो साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है और बनते डीएनए से ही है, ऐसा नहीं कि डीएनए से नहीं बनता, लेकिन मेन जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके पास होती है, एमआरएनए के पास होती है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हमको डिटेल में पढ़ना है कि भैया डीएनए से लेकर के एमआरएनए और एमआरएनए से लेकर के प्रोटीन सिंथेसिस तक का जो प्रोसेस है वो कैसा है, किस तरीके से हो रहा है, तो समझ रहे हो मेरी बात। तो वही चीज यहां पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन इसको समझने के लिए आपको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो सिग्मा फैक्टर में मैंने क्या बताया, ग्रोथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट से एक पॉइंट लिख लीजिए। ये बात तो समझाई थी मैंने, यहां से इसको हटा दो, लेकिन ये बात समझ में आई भैया। डीएनए से एमआरएनए बनता है, डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस नहीं जाता है साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनवाने के लिए। तो यहां पर क्या करेगा, वो अपने छोटे भाई को बनाएगा या बुलाएगा, उसे कहेगा जाओ भाई साहब मेरे लिए प्रोटीन बनाओ। इतना समझ आ गया, चलो फटाफट लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोकने के लिए
रॉ फैक्टर, रॉ फैक्टर तो हम लोग सिंबलाइज करेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है, रॉ फैक्टर काम में आता है। तो एक खास बात लिख सकते हैं क्या, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं यहां पर, क्या कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को ना तो स्टार्ट कर पाता है, ना तो स्टार्ट कर सकता है, और ना ही, और ना ही क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। ना तो स्टार्ट कर सकता है और ना ही स्टॉप कर सकता है। यह केवल और केवल क्या करेगा, यह केवल और केवल एमआरएनए स्ट्रैंड को, या एमआरएनए स्ट्रैंड के इलोंगेशन में भाग लेता है, एमआरएनए स्ट्रैंड के इलोंगेशन में भाग लेता है। ठीक है, एक और हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं, खास बात क्या, कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हेलिक्स को, हेलिक्स क्या है, डीएनए हेलिक्स यार, डीएनए हेलिक्स लाइक दैट, ये यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं डीएनए में, तो ये हेलिक्स है, ये हेलिक्स है, इस हेलिक्स को खोलने का भी काम करता है, डीएनए हेलिक्स को खोलने का भी कार्य करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे प्रोकैरियोटिक इसकी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। अब हम सीधे बात करेंगे यूकैरियोटिक, बहुत ज्यादा नहीं है, यूकैरियोटिक में आप छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं, क्या हेडिंग डाल दीजिए, फटाफट हेडिंग डाल दीजिए, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसमें डिटेल में आपको समझना है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, देखो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, खास बात है लिख लें, यूकैरियोटिक सेल्स के, यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में मुख्यतः 3 प्रकार के, 3 टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनएपी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। प्रत्येक प्रत्येक आरएनएपी, आरएनएपी यानी आरएनए पॉलीमरेज एक स्पेशल स्पेशल टाइप के आरएनए का, टाइप के आरएनए का सिंथेसिस करता है। तो ये 3 प्रकार के हैं, पहला आपका जो टाइप है, दूसरा जो टाइप है, तीसरा टाइप है, कैसा है देखिए, पहला टाइप है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। याद रखिएगा जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ना, ये आरआरएनए राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करता है। ठीक है, और जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है ये एमआरएनए, बस आपको इतना याद रखना, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करता है। और यहां पर आरआरएनएपी मतलब आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए या आरआरएनए राइबोसोमल या एसआरएनए, 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 टीआरएनए या एसआरएनए का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। मेनली टीआरएनए का सिंथेसिस करता है, इसको हटा ही दो, ठीक है, तो वो मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसका फॉर्मेशन करता है, किसको सिंथेसाइज करता है, आरआरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किसका सिंथेसाइज करता है, एमआरएनए को। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसका सिंथेसाइज करता है, टीआरएनए को, ट्रांसफर आरएनए। आरएनए तो पढ़े ही होंगे आप लोगों ने, आई थिंक, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, आगे आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा पक्का, और मैंने पढ़ाया है डिटेल। ठीक है, आपका जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें न्यूक्लिक एसिड वाला जो टॉपिक है उसमें मैंने पढ़ाया हुआ डिटेल में सब, राइट। चलो आगे हम लोग यहाँ पर इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं फटाफट, कि हम लोग फंक्शन की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आरएनए पॉलीमरेज के कार्य, फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। पहला 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 जो फंक्शन है वो है मैसेंजर मॉलिक्यूल, ये मैसेंजर मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है, मैसेंजर मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है। मतलब कहने का क्या हुआ, मैसेंजर मॉलिक्यूल कहने का मतलब हो गया सेल के, लिख लो, सेल के न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, सीधी बात है। आप लिखेंगे क्या एग्जाम में, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो मैसेंजर मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है, तो सेल के न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, जिसमें
सेलुलर फंक्शंस, जिसमें सेलुलर फंक्शन के लिए इंफॉर्मेशन कोड के फॉर्म में पाई जाती है। इसमें सेलुलर फंक्शन के लिए इंफॉर्मेशन कोड के फॉर्म में पाई जाती है। यानी कोशिकीय संरचना या कोशिकीय कार्य, यानी कोशिका के अंदर जो भी कार्य होना है डीएनए का, देखिए लिखा हो सेल के न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, सीधी बात है, जिसमें सेलुलर फंक्शन के लिए इंफॉर्मेशन कोड के रूप में पाई जाती है। उस डीएनए के अंदर क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो कोड के रूप में पाई जाती है। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन इंफॉर्मेशंस को न्यूक्लियस से बाहर ले जाता है। कैसे ले जाता है, वही एमआरएनए बना करके न्यूक्लियस से बाहर ले जाता है, तथा प्रोटीन सिंथेसिस को साइटोप्लाज्म का, या आरएनए पॉलीमरेज इन इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से बाहर ले जाता है तथा प्रोटीन सिंथेसिस को साइटोप्लाज्म में करवाता है। प्रोटीन सिंथेसिस को साइटोप्लाज्म में करवाता है। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया इसका। दूसरा फंक्शन क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल। प्रोडक्शन ऑफ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल, तो जो प्रोडक्शन ऑफ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल है, इसकी खास बात क्या है, देखिए लिखा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा डिफरेंट फंक्शंस को कंटिन्यू करने वाले मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्शन का कार्य करता है। ठीक है, प्रोडक्शन का कार्य करता है। इन मॉलिक्यूल्स को कोशिका की रिक्वायरमेंट, यानी कि उनकी आवश्यकताओं के आधार पर सिंथेसाइज्ड किया जाता है। राइट। तीसरा एंड लास्ट जो फंक्शन इसका है वो है इलॉन्गेशन ऑफ आरएनए स्ट्रैंड, यानी कि जो आरएनए स्ट्रैंड है इसको ये क्या कराता है, इलॉन्गेट कराता है। ठीक है, इलॉन्गेशन का मतलब बढ़ाना, आरएनए स्ट्रैंड को बढ़ाने का काम करता है। देखिए लिखा हुआ है जब आरएनए में सही न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड हो जाता है, वह इस पोजीशन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए की लंबाई में ग्रोथ कराने की एक्टिविटी को उत्प्रेरित करता है, दैट मीन्स कैटेलाइज्ड करता है। ये कैटेलिटिक एंजाइम उत्प्रेरित करता है, जिससे आरएनए स्ट्रैंड वृद्धि करता है या ग्रोथ करता है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इसका कार्य, ठीक है, कितने प्रकार का प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होता है ये हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आई होप आपको यहां तक ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर कौन कौन से फैक्टर्स यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होने में कौन से फैक्टर यूज होते हैं या हो सकते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। ये भी एक शॉर्ट नोट के रूप में आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के ऊपर ही रहेगा, बट वहां पर हम लोग उसके फैक्टर को देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।